कायनात हुसैन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक से सिलाई स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ले रहे हैं एक 4 महीने की बच्ची का ड्रेस, जिसमें हमने बच्चे की पेटी से लेकर नीचे तक की लंबाई नोट कर ली है। और उसके बाद हमने पेटी की चौड़ाई देखनी है कि हमारी पेटी की चौड़ाई कितनी है। हमारी पेटी की चौड़ाई है इस वक्त 10 इंच, तो हमने उसमें 1 इंच बढ़ा दिया है, 11 इंच कर दिया, क्योंकि वो हमारे सिलाई के मार्जिन में भी आता है। फिर हमने देखना है कि हमारी पेटी की लंबाई कितनी है। तो पेटी की लंबाई है हमारी तकरीबन 4 इंच, हम उसको रखेंगे 6 इंच। 6 इंच इसलिए रखेंगे कि बच्चा है थोड़ा सा ग्रो करता है, तो आगे आने वाले वक्त में हमें मुश्किल ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। फिर उसको हमने डबल कर लिया, डबल करके उसको फोल्ड कर दिया, जिससे हमारा ये कपड़ा 4 फोल्डिंग में हो जाएगा। 4 फोल्डिंग में करने के बाद हमने उसके तीरे की नपाई करनी है कि हमारा ये तीरा कितना है। और इस वक्त हमारे पास आ रहा था 3.5 इंच एक साइड का, तो हमने उसमें आधा इंच और इंक्लूड किया है और उसको मार्क कर दिया। उसके बाद हमने देखा है कि जितनी हमारे तीरे की नाप होती है, उतनी ही हमारी शोल्डर की भी, आर्म होल की भी कटिंग उतनी ही होती है। तो हमने 3.5 इंच के हिसाब से मार्जिन से इस पर निशान लगा दिया। 3.5 इंच की मार्जिन के निशान लगाने के बाद अब हम उसको देखेंगे कि हमारी पेटी की फिटिंग कितनी है। फिटिंग हमारी इस वक्त आ रही है 10 इंच, तो हमने उसको तकरीबन 5.5 इंच रखना है डबल फोल्डिंग में, क्योंकि ये जब हम फोल्ड करते हैं तो उसमें फोल्डिंग में हाफ आ जाता है। कुछ हमने सिलाई का मार्जिन भी रखना होता है। सिलाई का मार्जिन हम कंधे में नहीं रखते, मगर हम फिटिंग में रखते हैं, ताकि हमें खुले या फिट करने में आसानी हो। अच्छा, इसके बाद जो बाकी का कपड़ा बच गया है, उसमें हम लोग बनाएंगे शलवार। इसमें शलवार की लेंथ अगर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम कमीज़ की लेंथ जितनी ही शलवार की लेंथ ले सकते हैं। तो हमारी इस वक्त कमीज़ की टोटल लेंथ आ रही थी 16 इंच, तो मैंने भी 16 इंच ही ली है। 16 इंच। और बच्चों का जो हम आसन होता है उसको थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे पैम्पर का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें आसानी रहती है। हमने ये शलवार की पूरी लेंथ ले ली। उसके बाद पांचा था हमारा 4 इंच। 4 इंच पर निशान लगा के एक बेनुमा शेप आसन के निशान से लगा दिए, और बीच में से जो हमारी लाइन थी उसको कट कर लिया। उसको कट करने के बाद अब हमने इसको बराबर से सारे कपड़े को बराबर कर लिया। अगर ये कपड़ा ऊपर नीचे होगा तो हमें बाद में मुश्किल और तंगी पेश आ सकती है। उसके बाद आती है हमारी आस्तीन की बारी। आस्तीन के लिए हम कोई सा भी कपड़ा ले लेते हैं जो हमारे पास इसमें से बच जाता है, उसको हम बराबर पर कटिंग कर लेते हैं, और इस तरह से लंबी पट्टी बन जाती है। बच्चों की आस्तीन को कटिंग करने में हमें कोई मुश्किल नहीं पेश आती, वो इसलिए कि हमें उसमें फिक्स नहीं करना होता, चाहे हम उसको हाफ बनाएं या फुल बनाएं। लेकिन बड़ों की आस्तीन की कटिंग बच्चों की आस्तीन की कटिंग से बहुत डिफरेंट होती है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ एक गैदरिंग करने का ट्रिक कि हम लोग किस तरह से गैदरिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी जो सिलाई की चाल होती है उसको बड़ा करना पड़ता है। उसको बड़ा इस तरह से करते हैं कि जो हमारी साइड में हुक लगा होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया है अभी, उसको बिल्कुल नीचे ले जाते हैं, तो वो हमारी सिलाई बड़ी हो जाती है। सिलाई को बड़ी करके हम लोगों ने एक साइड से पूरी उसको सिलाई कर लिया है। इससे हमारा ये धागा जो होगा वो बड़ा बड़ा और खुला खुला आएगा। जब हमने इस तरह से इसको खुला खुला और बड़ा बड़ा सिलाई कर ली, इसके बाद हम इसके धागों को दरमियान से काट कर, और ये देखिए एक धागे को हमने आराम आराम से खींचना है कि धागा टूटे मत। अगर हमारा धागा टूट गया तो हमारी गैदरिंग अच्छे तरीके से नहीं आएगी। और दूसरी साइड से भी इसी तरह से करना है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ये ख्याल रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा धागा टूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि दूसरी साइड से हमारा धागा निकलना नहीं चाहिए। अगर हमारा दूसरी तरफ से धागा निकला तो हमारी गैदरिंग नहीं आएगी, और अगर आएगी भी सही तो वो हमारी जो अच्छी से स्टेप्स बनेंगे वो नहीं बनेंगे, कपड़ा ज़्यादा सा छूट जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने इसको पेटी के साथ ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन इस तरह से करना है कि हमें देखना है हमारी गैदरिंग हमारी पेटी के साथ कितनी मैच है। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो हम उसको सिलाई करते वक्त साथ साथ सेट करते जाएंगे। ऐसा नहीं करना कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा चुनट आ जाए और एक जगह पर चुनट आए नहीं। इनको तकरीबन इक्वल वॉल्यूम में हमने सेट करना है, लेकिन जो कॉर्नर्स हैं लाइक जिसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, वहाँ पर इतने ज़्यादा अगर हम ना दें चुनट तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वो फिर सिलाई में छुप जाते हैं और हमारी फ्रॉक की शेप अच्छी नहीं आती। कोशिश कीजिएगा
कि जितनी भी गैदरिंग है उसको दरमियान में दें, ताकि हमारे जो फ्रॉक की लुक है वो बहुत प्यारी और अच्छी आए। और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा धागा था हम उसको तोड़ देंगे, जो जिससे हमने गैदरिंग की थी वो वाला धागा तोड़ना है, जिससे सिलाई की है कपड़े को अटैच करके उसको नहीं तोड़ना। दोनों पेटियों को सेम पैटर्न से आगे पीछे से सिलाई कर लेंगे, फ्रंट वाली भी और बैक वाली भी। ये देखिए साथ साथ एडजस्ट करते जाना है। अगर हम इसको साथ साथ एडजस्ट नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि कहीं कहीं हमारी बहुत ज़्यादा चुनट आएगी और कहीं कहीं बिल्कुल शो ही नहीं हो रही होगी, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश कीजिएगा कि हर जगह इक्वल चुनट आए, और जो धागा एक्स्ट्रा जो बड़ा सारा बच जाए बाद में उसको खींच लीजिएगा, ताकि वो नीचे से हमारे कपड़े में भी नज़र ना आए और चुनट भी ना आए। ये देखिए जिस तरह से मैंने अभी इसको सेट किया है। इसके बाद हम इस पर हल्की सी डिज़ाइनिंग करते हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े के पीस बचा हुआ था तो मैंने उसको स्ट्रेट कटिंग कर लिया है। स्ट्रेट कटिंग करके पट्टी बना ली है। पट्टी बनाकर अब हम इसको पेटी पर अटैच कर रहे हैं। ये देख लिए एक तरह से हम लोगों ने फोल्ड कर कर और इसको इस तरह से सीधी सीधी सिलाई देती जानी है। हम अगर अपने कपड़े को सादा से सिंपल से कपड़े को भी स्टाइलिश बनाना चाहें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम कपड़ों पर लेस की, बटन की, रिबन की डिज़ाइनिंग ही कर सकते हैं। हम कपड़े पर कपड़े की डिज़ाइनिंग करके भी कपड़े को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखिए इस अब अपने फ़्रॉक में मैंने ना जीन्स बुकरम इस्तेमाल की है, ना इतनी ज़्यादा इस्त्री का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके बाद भी सिलने के बाद इसकी रेडीमेड लुक आती है। वो यूँ कि हम लोग कपड़े पर कपड़े की एडजस्टमेंट और कलर कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त करें कि हमें और किसी आइटम की ज़रूरत ना पड़े। बच्चों की बार बार मैं आपको ये समझाती हूँ कि सिलाई में इतना ज़्यादा हम लोगों को डिज़ाइनिंग नहीं करनी पड़ती, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी हैं, लाइक 1 से 2 मंथ के बच्चों की। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, चलते फिरते हैं, तो हम उनके कपड़ों की डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगती है, चलते हुए भी बहुत प्यारे और क्यूट लगते हैं। और देखिए एक और ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि अगर हम इसको सीधा रखेंगे तो हमारी उल्टी साइड पर इसकी डिज़ाइनिंग जाएगी। तो मैंने इसको उल्टी साइड पर रखकर इसको सीधी साइड पर फोल्ड किया, क्योंकि मुझे इसको सीधी साइड पर लेकर आना था और अपनी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करना था। फ्रेंड्स, कोशिश किया करें कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हल्के हल्के से ब्रोचेज़ हमें मिलते हैं या छोटे से बंचेस मिलते हैं, बटन मिलते हैं, छोटी छोटी सी लेस की पीस मिलते हैं। अक्सर हम मार्केट में जाते हैं, बटरफ्लाइज वगैरह मिलती है, तो उनको ले लिया करें और उनको फ्रॉक्स पर जब हम अटैच करते हैं तो वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और वो चीज़ें पायदार होती है कि वो चुभती नहीं है बच्चों को। बहुत सॉफ्ट और अच्छी सी चीज़ें अगर हम लेकर बच्चों के कपड़ों को डिज़ाइन करें तो बहुत प्यारी लुक आती है। अब देखिए हमने इसका फ्रंट और बैक के गले को आपस में अटैच कर लिया है। फ्रेंड्स, मैं ये आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर हमने सिलाई करनी है तो हम एक साथ ही इतनी अच्छी और मज़बूत सिलाई कर लें कि हमें बार बार खोलनी ही ना पड़े। अब हमने जब इसको फ्रंट और बैक को साथ में अटैच करके सिलाई कर लिया है तो उसके बैक के गले की हल्की सी राउंड शेप में कटिंग कर लेते हैं। जब हम इसकी राउंड शेप में कटिंग करते हैं तो वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है हमारे फ्रंट गले के साथ। उसके साथ सेम पैटर्न पर हमने ये पट्टी लगाई है। ये पट्टी सीधी नहीं होती। अगर हम इस पट्टी को सीधा कटिंग करके लगाएंगे तो हमारे गले में पूरे चुन चुन और एक ओरेब आता जाएगा। ऐसा नहीं करना। इसको ओरेब पट्टी को कटिंग करके जब हम गले पर लगाएंगे तो उससे हमारी जो गले की शेप है वो बहुत अच्छी आएगी और चुन चुन नहीं आएंगे। अच्छा, इसके साथ मैं आपको डोरी बनाने का मेथड बता रही हूँ। डोरी बनाने का मेथड ये है कि एक ओरेब पट्टी कटिंग कर लें और उसको बराबर रखकर और एक बूट की सिलाई लगा दें। एक बूट की सिलाई लगाने के बाद मशीन की सुई की मदद से उसके अंदर से धागा क्रॉस कर लें। क्रॉस करके उस धागे को आराम से पहले उसकी जो गिरा है उसको निकालें और फिर बाद में आराम से, अगर हम इसको सख्त हाथ से खींचेंगे या हम इसको बिल्कुल ऐसे झटका लगाएंगे तो वो धागा अंदर ही टूट जाएगा। तो नतीजा ये निकलेगा कि हमें दोबारा से डोरी खोलकर उसको दोबारा से सेट करना पड़ेगा।
तो बजाय इसके कि हमें बार बार एक काम को दोहराना पड़े, हम उसको उसी वक्त ही सेट कर लें। अब मैंने इसके लिए छोटे से ये कटिंग किए हुए थे पीसेस, उसको हमने अटैच कर लिया है। मुझे छोटे बच्चों के ऊपर ये बहुत प्यारी लगती है, डोरियाँ बनाने इतने अच्छे लगते हैं उनके कपड़ों पर देखने में भी, और जब वो पहन कर चलते हैं तो भी बहुत प्यारी लुक आती है। तो ये जी जनाब हम लोगों ने डोरियाँ रेडी कर ली हैं, और इसके बाद अब हम इसको गले पर सेट कर रहे हैं। लेकिन गले पर सेट करने से पहले हमें देखनी चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी है। अगर हमें इसकी लेंथ ज़्यादा लगे तो उसको काट लेना है, और अक्सर ऐसा होता है कि नीचे से ऊपर नीचे होने लग जाता है, तो वो जो ऊपर नीचे होता है उसको बाद में हम कैंची से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने इस डोरी को गले पर जो हम लोगों ने ओरेब पट्टी लगाई थी उसके अंदर एडजस्ट करके ऊपर से सिलाई लगाई है। गले की सिलाई बाद में लगाया करें, वो इसलिए कि बाद में हमें बुरा ना लगे, और जो हम डोरी नीचे से अटैच करते हैं वो अक्सर ना हम लोगों के बांधने में निकल आती है। लेकिन ये जो डोरी हम गले की पट्टी के अंदर अटैच करते हैं ना, ये बाद में निकलती नहीं है, ये बहुत मजबूत हो जाती है। और अगर हम इसको मशीन में भी वॉश करें तो भी ये इतनी जल्दी नहीं निकलती है। बच्चे अक्सर ऐसे मैंने देखे हैं कि वो मुंह में इन तनियों को लेकर और यूं खींच रहे होते हैं। उनका बेहतरीन हल यही है कि हम इसको गले के अंदर रख कर फिर सिलाई करें, तो वो बहुत मज़बूत और पायदार चीज़ होती है। यह हमारा गला प्यारा सा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इसके आस्तीनों को अटैच करते हैं। आस्तीनों की अटैचमेंट हम लोगों ने इस तरह से की है कि वो जो हमने सीधी पट्टी काटी थी उसको ओरेब में ले गए हैं, ओरेब में लेकर डबल कर लिया है। डबल कर कर अब हमने इसको अपने आस्तीन के साथ अटैच कर लिया है। छोटे बच्चों की आस्तीन अगर हम ना भी बनाएं तो भी कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर हम हल्का सा उनको टच दे दें आस्तीन का तो वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें ये देखना होता है कि हमारी मशीन अगर बार बार धागा तोड़ रही है, या अगर हमारी मशीन धागे में चुन चुन दे रही है, अक्सर हमारी सिलाई अच्छी नहीं आती है, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा सा मशीन में तेल देना होता है और हल्की सी इसकी सफाई करनी होती है, जिससे हमारी सिलाई बहुत अच्छी आ जाती है। अब हम इसके पांचों को सेट कर रहे हैं। यही पट्टी जो मैंने गले पे अटैच की है, जो मैंने पेटी पे अटैच की है, वही सेम पट्टी मैं पांचों पर अटैच कर रही हूँ। पांचों पर अटैच करने के बाद अब उसको सेम उसी पैटर्न से मैं सिलाई लगा रही हूँ जिस पैटर्न से मैंने गले पर इसकी सिलाई लगाई है, और जिस पैटर्न से मैंने इसकी पेटी पर सिलाई लगाई है। मतलब हम इसको उल्टा रख कर और सीधा कर लेते हैं तो ये हमारी एक सिलाई नज़र नहीं आती। वो जो एक सिलाई होती है वो गुम सिलाई में कन्वर्ट हो जाती है, और सिर्फ एक सिलाई होती है वो ऊपर की तरफ होती है, तो वो पता नहीं चलता है कि कौन सा धागा हमने यूज़ किया है। अक्सर ऐसा होता है कि सीते वक्त हमारे पास धागा मैच नहीं करता, तो हम इस तरह से जो सिलाई करते हैं ना उसमें ज़्यादा फील नहीं होता हमें। तो अगर कभी मशीन धागा तोड़ रही हो बार बार, तो हमेशा चेक किया करें कि मशीन के अंदर धागा फंस तो नहीं गया, कहीं तेल की कमी तो नहीं है, या कहीं बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी की वजह से हमारी मशीन बहुत भारी हो जाती है, चलती नहीं है। उसको ब्रश की मदद से साफ़ कर लिया करें तो उससे वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये ट्रिक भी शेयर करूँगी कि हम किस तरह से मशीन को सेट कर सकते हैं, इस तरह से मशीन की ख़राब सिलाइयों को हम इससे चेक कर सकते हैं, और हमें बार बार मशीन बनाने वाले के पास ना जाना पड़े। जो छोटे मोटे डिफेक्ट हैं उसको हम घर में किस तरह से सेट कर सकते हैं। सुई टूट गई है तो हमने उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, उसको दोबारा से लगाना कैसा है, किस मशीन में कौन से नंबर की सुई होती है। इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ एक एक ट्रिक ज़रूर शेयर किया करूँगी अपनी हर वीडियो में। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए आपको तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ, तो आप लोगों की एप्रिसिएशन मुझे बहुत खुशी देती है, और समझिए कि मेरा तो काम हो जाता है दिन बन जाता है जिस दिन आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम जो एफ़र्ट कर रहे हैं वो ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमें सराहने वाले लोग मौजूद हैं। अच्छा, इसी के साथ क्यों ना एक शेर हो जाए। एक सूरज था कि तारों के ज़माने से उठा, एक सूरज था कि तारों के ज़माने से उठा, आँख हैरान है क्या शख्स ज़माने से उठा।
तो जनाब इसके साथ साथ हमारी अब शलवार हो गई है रेडी। देखिए आराम से हम लोगों ने कोई लेस नहीं इस्तेमाल की, कोई बुकरम नहीं इस्तेमाल की, कोई इस्त्री का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो ड्रेस है वो कितना प्यारा लग रहा है। अब हम लोगों ने कमीज़ की फ़िटिंग करनी शुरू कर दी है। अब आस्तीन की सिलाई लगा दी है। इसकी आस्तीन की जब हम ओरेब में सिलाई लगाते हैं ना, तो वो आस्तीन हमारी ऐसे होती है कि थोड़ी सी तिरछी तिरछी आस्तीन जब बच्चा पहनता है तो वो हाथ खोलता है या हाथ हिलाता है तो वो बहुत प्यारी जैसे कट नुमा शेप आ जाती है। अच्छा, अब ये जो हम लोग फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दामन की सिलाई पहले लगा लेते हैं और फिटिंग की सिलाई बाद में लगाते हैं, तो उसके बाद जो कॉर्नर्स होते हैं या जो साइड्स होती हैं वो नज़र आने लग जाती हैं। आप लोग ऐसा ना किया करें, एंड में इसकी जो फ्रॉक के नीचे की फ्रिल है इसकी सिलाई लगाया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो हमारे एक्स्ट्रा धागे होते हैं, ये जो फिटिंग की सिलाई होती है ये शो नहीं होती है और ये बिल्कुल रेडीमेड लुक आता है। अक्सर आप देखिए रेडीमेड कपड़ों में भी इस तरह का काम हुआ होता है और सिलाई मज़बूत हो जाती है, खुलती नहीं है। अगर हम इसको फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद लगाते हैं तो इसमें हमारा अच्छा लुक आता है, और अगर हम पहले लगा लेते हैं तो हमारी ये जो फिटिंग के कपड़ा अंदर गया होता है वो खुल जाता है। इसके बाद मैंने इस पर हल्का सा छोटा सा प्यारा सा फ्लावर अटैच कर लिया है जो कि देखने में भी बहुत अच्छा हो रहा है और बाय चांस मेरे इस कपड़े के साथ मैच हो गया। मैंने ऐसा कुछ सोच कर नहीं लिया था लेकिन ये मैच हो गया है। तो चलें जी, हमारा 30 मिनट के अंदर ये फ़्रॉक रेडी हो गया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अपना गिरदों